सो वेलकम टू डेली फैक्ट करंट अफेयर क्लास। और आज जो है वो हम फरवरी 2024 का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फरवरी मंथ का सेकंड पार्ट हमारा आज का टारगेट रहेगा। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 29 मिनट्स की वीडियो में हमने फरवरी 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर किया। इसमें हमारा कोर टारगेट जो है वो स्टैटिक जो जीके होता है उसको भी साथ के साथ में कवर करने का है। मतलब क्या है, हम रिवीजन भी कर रहे हैं और करंट अफेयर को साथ के साथ में लर्न भी कर रहे हैं और साथ में ही एक बेस प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि जो फ्यूचर में टर्म्स अगर आती है रिगार्डिंग द प्रीवियस करंट अफेयर तो उसमें हमारा एक बेस क्लियर हो, तब हमें अच्छे से पता हो कि अच्छा ये वाली टर्म की बात की गई थी या ये ऑर्गेनाइजेशन की बात आजकल न्यूज़ में हो रही है तो ये कौन से ईयर में बनी है। तो शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। मुझे जल्दी से जल्दी बताओ, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में कितने मेंबर होते हैं 31 और ये कौन से ईयर में बनाई गई थी? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1974 1974। ओके ओके, वन मोर क्वेश्चन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? 1995। 1985 और इससे पहले क्या था? GAW ओके जी और ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है WTO का? जेनीवा। जेनेवा। एक ऑर्गेनाइजेशन है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये कब बनी है? 5 June 1973 हाँ हाँ हाँ, 2 वेरी 2 क्लोज वेरी क्लोज वेरी क्लोज। 1972। 74 1972, ठीक है। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। 1988 1988, गुड नाइस। तो आज शुरू करते हैं फिर आज की इस वीडियो को। तो देखो, हमारा टारगेट प्री प्लस मेंस दोनों को करंट अफेयर साथ में कवर करना है, ठीक है। और प्लस साथ में अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी जुड़े हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो मल्टीपल टाइम जो है वो UPSC CSE प्लस CDS CAPF में पूछा गया है। जितने भी भारत में बोर्ड्स हैं ना, वो सारे के सारे हम आज एक साथ ही कवर कर लेंगे। ये बोर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बन भी जाता है, और बना हुआ है पहले तो दैट मीन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बोर्ड था न्यूज़ में, रबर बोर्ड, सिर्फ रबर बोर्ड न्यूज़ में था, तो मैंने सोचा कि सारे के सारे जितने बोर्ड्स हैं सभी कवर कर दें। तो ये बोर्ड्स जो है वो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन रखे हैं, यानी कि ये जो है वो स्टेटरी इन नेचर है, इनको कानून एक्ट के थ्रू बनाया गया है। और रबड़ बोर्ड का जो एक्ट है वो है रबड़ एक्ट 1947। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर जो है वो ये बोर्ड आता है। और इसमें 28 जो है वो मेंबर्स है। इसका चेयरमैन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोट्टयम केरला में है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए इसमें ध्यान में रखना ये पॉइंट, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनके हेडक्वार्टर, कि इनका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ कहाँ पर है। इस तरह से जो है वो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। लास्ट टू लास्ट ईयर काफ़ी बार जो है वो हेडक्वार्टर को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन लाइक आप CDS और CAPF के क्वेश्चन चेक करना, PYQ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। मैच द फॉलोइंग में आता है क्वेश्चन। देन उसका जो अदर बोर्ड्स हैं, सारे लिस्ट यहाँ पर है, इससे बाहर नहीं है कोई और बोर्ड। अगर होगा भी तो एक आध होगा, बट लेकिन वो फिर छोड़ सकते हैं आप, उसको नहीं इतना याद रहता। क्योंकि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ये कोची में है। कॉफ़ी बोर्ड की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु में है। टोबैको बोर्ड की अगर हम बात करें तो गुंतर में है, गुंतर यानी कि आपका आंध्र प्रदेश। कॉटन बोर्ड की अगर हम बात करें तो वो मुंबई में है। शुगर केन बोर्ड की अगर हम बात करें तो वह है लखनऊ में। जूट बोर्ड अगर हम बात करें तो कोलकाता। टी बोर्ड बात करें हम तो ये भी कोलकाता में है। और स्पाइसेस बोर्ड की अगर हम बात करें तो वो है कोचीन। अब आप भी इसको एक दो बार रिपीट करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सभी बोलेंगे। जूट एंड टी कोलकाता। ओके, मेरे साथ रिपीट करना, ठीक है, तब याद भी साथ के साथ में कर लेंगे। स्पाइसेस बोर्ड कहाँ पर है? कोची, जी ठीक है। और टी बोर्ड कहाँ पर है? कोलकाता, कोलकाता ठीक है। और जूट बोर्ड कहाँ पर है? कोलकाता कोल पे। और जूट हम देखते हैं, जूट जो है वो आपका कोलकाता, जो आपका वेस्ट बंगाल यानी कि जो बांग्लादेश वाला रीजन है, यहाँ पर जूट काफ़ी ज़्यादा होता है। शुगर केन बोर्ड कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ कॉटन बोर्ड कहाँ पर है? मुंबई में, मुंबई। ठीक मुंबई है। तो कॉटन बोर्ड कहाँ पर हो गया आपका? मुंबई में होगा।
देन उसके बाद टोबैको। ठीक है, टोबैको बोर्ड हो गया हमारा गुंतर आंध्र प्रदेश में, कॉफ़ी बोर्ड हो गया हमारा बेंगलुरु में, और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड हो गया कोची में, और रबड़ बोर्ड कहाँ पर हो गया कोट्टयम में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, ध्यान में रखना। देन उसके बाद मेजर पोर्ट्स की बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से जो है वो मेजर पोर्ट्स है। टोटल वैसे तो है वो प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो अभी 12 मेजर पोर्ट है, और 13th जो आपका मेजर पोर्ट है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो महाराष्ट्र में बनेगा, और इसका नाम है वधावन पोर्ट। वधावन पोर्ट है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये 13th मेजर पोर्ट होगा, ठीक है। और इनको रेगुलेट किया जाता है इंडियन पोर्ट एक्ट 1908। 1908 का जो है वो इंडियन पोर्ट एक्ट है, जिसके थ्रू जो है वो इनको मैनेज किया जाता है। तो मेजर पोर्ट्स में ईस्ट से चलते हैं, पहले ईस्ट साइड वाले यानी कि ईस्टर्न घाट में, इस साइड पे देखते हैं कौन कौन से जो है वो पोर्ट्स आते हैं। तो सबसे ऊपर आता है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को जो है वो रिवराइन पोर्ट भी कहा जाता है, यानी कि एक नदी के ऊपर पोर्ट बना हुआ है। और कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है ये? सर आज सर वीडियो नहीं है, ऐसे वो नहीं है सर, पीपीटी है सर। दिख नहीं रही है सर। सर क्लास में आओ पहले। अभी कोलकाता पोर्ट जो है सर शेयर है पीपीटी, जनवरी और फरवरी से ऊपर है। ओके सर। फैब सेकंड पार्ट। कोलकाता पोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में है, और ये कौन सी नदी के ऊपर है? सर हुगली। हुगली रिवर के ऊपर है। फिर उसके बाद आप थोड़ा साउथ में चलते हैं, यहाँ पर आपको पारादीप पोर्ट मिलेगा। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। देन उसके बाद विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। एन्नोर और चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट और चेन्नई पोर्ट ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में है। देन उसके बाद एक लास्ट में यहाँ पर टिप एट द एंड ऑफ द तमिलनाडु, यहाँ पर एक पोर्ट आता है जिसका नाम है वियो चिदम्बरम पोर्ट, ये भी जो आपका तमिलनाडु में है। फिर उसका वेस्ट वाली साइड पर हम देखते हैं, यानी कि वेस्टर्न घाट वाले रीजन में, तो यहाँ पर आपको सबसे साउथ में अगर हम चलते हैं तो कोचीन पोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर कोचीन के बाद ऊपर ये कोचीन जो है वो केरला में है। फिर आप हम चलते हैं यहाँ पर, ये है न्यू मैंगलोर पोर्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का पार्ट है। फिर उसके बाद है मोरमुगाओ पोर्ट, ये गोवा में है, ठीक है, और यहाँ से GAO से याद रखना गोवा, ठीक है। देन उसके बाद नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये आपका जो है वो मतलब महाराष्ट्र में है। और उसके बाद मुंबई पोर्ट, ये भी जो आपका जो है वो महाराष्ट्र में है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट इंडिया का है। देन उसके बाद एक पोर्ट और आता है, दैट इज़ दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट ये है गुजरात में, ये कंडला वाला रीजन है। तो ये बेसिक पोर्ट्स है, और मतलब एक तरह से क्वेश्चन बन जाता है, सीक्वेंस वाइज भी आता है कई बार क्वेश्चन, तो याद रखना। तो यहाँ से हमें ये भी क्लियर होता है कि वेस्टर्न घाट आपके गुजरात, महाराष्ट्र, देन उसके बाद गोवा, कर्नाटका रीजन, केरला रीजन और तमिलनाडु, इसमें जो है आपके वेस्टर्न घाट है। और ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर तमिलनाडु, देन उसका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और फिर वेस्ट बंगाल का कुछ रीजन। जो ये वाली साइड है वो है बे ऑफ बंगाल, और इधर वाली साइड है आपका अरेबियन सी। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट से क्रॉस होती है? 7 स्टेट से सर। हाँ, वेरी गुड सर सर, 7। वेरी नाइस, वेरी नाइस, 8। गुड गुड। ठीक है सर, पहले 7 स्टेट्स बताओ कौन कौन सी है? राजस्थान, MP, ओके, झारखंड, राजस्थान, MP, झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर मिजोरम, मिजोरम, हाँ, त्रिपुरा, त्रिपुरा, और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, गुजरात सर। और गुजरात गुजरात। कितनी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सी नहीं है इसमें से? यहाँ फंस गए। कौन सी नहीं है भाई, जल्दी जल्दी बताओ। सर गुजरात नहीं है। हाँ, गुजरात नहीं है, वेरी नाइस, ओके। कितना श्योर हो कि उड़ीसा है? उड़ीसा नहीं है सर। उड़ीसा नहीं है, ऐसी गलतियां नहीं करते भार्गव। ये सर गलती हो गई। हाँ, ऐसी ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बहुत, सर गुजरात है बट सर। हाँ तो गुजरात है, उड़ीसा नहीं है। उड़ीसा नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और,
कितनी स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस हो रही है, प्लस वहाँ पे जो है वो कोस्टल रीजन है। गुजरात हो गया एक, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। गुजरात, वेस्ट बंगाल, ओके, एक रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार माही, काटती है, माही। कहाँ पे काटती है? एक बार तो मध्य प्रदेश में काटती है, दूसरी बार कहाँ काटती है? महाराष्ट्र, हाँ, महाराष्ट्र। नाइस। गुजरात। गुजरात में कैसे? ये रही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 3 स्टेट्स है, माहे इधर से निकली, एक बार काट दिया, फिर उसके बाद चल जाती है राजस्थान में, फिर राजस्थान से एंट्री कर, जब राजस्थान से वापस गुजरात में आ रही होती है तो देन उस टाइम पे गुजरात में यहाँ पे कट करती है। राजस्थान में नहीं कट करेगी, ध्यान में रखना, कट तभी करेगी जब गुजरात में एंटर करती है। तो एक बार पे हो गया मध्य प्रदेश और दूसरी बार पे हो गया गुजरात, माहे रिवर, ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है स्नो लेपर्ड के बारे में, आजकल काफ़ी न्यूज़ में रहता है स्नो लेपर्ड स्पेशली। तो आयुसियन स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है, और इंडिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर नेटिव है ये। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें टोटल स्नो लेपर्ड्स इन वाइल्ड तो 51 है, और टोटल भारत में अगर हम बात करें तो वो है 718 इन वाइल्ड। तो इसीलिए इसका जो आयुसियन स्टेटस है वो वल्नरेबल है। नगोया प्रोटोकॉल, ये जो है वो प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का है। 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया था जापान में, जापान में हुआ था CBD 2010, वहाँ पर जो है आपका नगोया प्रोटोकॉल को जो है वो लेकर आए थे। और ये एक लीगली बाइंडिंग जो है वो फ्रेमवर्क है पूरा का पूरा, याद रखना ये प्रोटोकॉल जो है वो लीगली बाइंडिंग है। और ये किससे लिंक करता है कि जो यूटिलाइज, मतलब जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, मतलब एक तरह से फेयर और इक्विटेबल मैनर रहेगा, और जो यूटिलाइजेशन रहेगी पूरी की पूरी जेनेटिक रिसोर्सेज की, उसके बारे में जो है वो ये प्रोटोकॉल जो लिंक करता है। 2 बेसिक कंसेप्ट हमें साथ में याद रखने हैं। पहला आता है CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको अडॉप्ट किया गया 1992 में, रियो अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील में, और इसने काम करना शुरू किया था 1994 में। ये जो 1992 के जो रियो अर्थ समिट के 5 यहाँ पर जो ये मेजर वो आते हैं ना आपके इनिशिएटिव्स, जैसा आपका CBD हो गया, UNFCCC हो गया, या फिर अगर हम बात करें लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि COP30 जो है वो इस बार ब्राज़ील में हो रही है, तो वो दोबारा जो है वो आपका जो है वो 1992 के बाद जो है वो आपका दोबारा से ब्राज़ील में पहुंचा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ना यहाँ से बनने के चांसेस काफ़ी रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में है। इसको सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 1967 में, देन उसके बाद टाइगर रिजर्व बनाया गया 1974 में। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1974 से पहले ही लॉन्च किया गया होगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर को कौन से ईयर में लॉन्च किया गया है? 1973। ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से ईयर में लॉन्च किया था? 1992। 1992। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल या प्रोजेक्ट, हाँ क्रोकोडाइल बताओ, मैंने कहा था ये सारे के सारे याद कर लेना। प्रोजेक्ट 1995। मैम श्योर हो? 88 सर। हाँ हाँ सोचो। और 75। 1975, थोड़ा क्लोज हो मैम। कहाँ से लॉन्च किया है ये बता दो। अच्छा, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 कहाँ से किया था इसको? सर उड़ीसा। हाँ, उड़ीसा से किया था 1975 में। ठीक है, याद रखना अब इसको। और भितरकनिका जो आपके नेशनल पार्क है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है। एक और था प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर। दो 2013। 2013 प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर, थोड़ा क्लोज हो मैम, मतलब बहुत ज़्यादा दूर हो, नॉट क्लोज। 2022 में। और ये जिसने लॉन्च किया है उनका नाम है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने जो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर को लॉन्च किया 2022 में।
तो अब ये भी नोट डाउन कर लेना साथ में, ठीक है। और नीलगिरी ताहिर का ये आईयूसीएन स्टेटस क्या है? जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो दैट मीन्स कि उसके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसका आईयूसीएन स्टेटस मैटर करता है। क्या है आईयूसीएन स्टेटस? नीलगिरी ताहिर का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? सोचो ना थोड़ा। जब भी एंडेंजर्ड। जब भी किसी के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है तो मतलब कुछ तो खतरा होगा ही होगा, तो इसका जो स्टेटस रहता है वो एंडेंजर्ड रहता है, ठीक है, याद रखना। एंडेंजर्ड जो है वो इसका आईयूसीएन स्टेटस रहेगा। देन उसके बाद हम बात करेंगे मार्तंड सन टेम्पल के बारे में, और साथ के साथ में जितने भी जो सन टेम्पल्स हैं उनको भी कवर कर देंगे। यानी कि टारगेट रहेगा जितने भी हमारे जो ये सन टेम्पल्स हैं उनको हम ना साथ के साथ में ही कवर कर लेंगे। तो इससे क्या है, दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे कि एक तो सन टेम्पल भी कवर हो गए और दूसरा हमने जो है वो न्यूज़ में था वो टेम्पल भी कवर कर दिया। तो जो मार्तंड सन टेम्पल है सिर्फ यही न्यूज़ में था, और ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, और कश्मीर वैली में ही है ये टेम्पल। और इसको बनाया था ललित आदित्य ने। जो ललित आदित्य था कौन सी डायनेस्टी के? करकोटा डायनेस्टी का। करकोटा डायनेस्टी का ललित आदित्य था, इन्होंने इसको बनाया था, और ये कश्मीर वैली में है। मतलब मार्तंड सन टेम्पल इट इज़ रिलेटेड टू द हिंदू टेम्पल, मतलब ये क्या है? हिंदू टेम्पल है। और स्पेशल फीचर्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना आपको सबके फीचर्स मिलेंगे। ये मिक्स है, कश्मीरी स्टाइल है यहाँ पर, गुप्ता के भी यहाँ पर जो है वो मिक्स आपको मिलेंगे, रेलेवेंस मिलेंगे। चाइनीज़ भी यहाँ पर है, गंधार भी यहाँ पर है, और रोमन भी आपको मिलेगा, ग्रीक भी। तो सारे जितने भी टेम्पल स्टाइल है, जितने भी जो कल्चरल एस्पेक्ट रहते हैं वो सभी जो है वो आपको मार्तंड सन टेम्पल में मिल जाएंगे। तो याद रखना मार्तंड सन टेम्पल है जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर अभी प्रेजेंट टाइम पे यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर। मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, कितनी यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास अपने लेजिस्लेचर है अभी प्रेजेंट टाइम पे? सर 2, कौन दिल्ली कौन से? दिल्ली एंड पुडुचेरी। 3 सर। जे एंड के जे भी एंड तो के। जे जे एंड सर के। जे 3 हो गई ना। जे एंड के पास भी है, और यस सर। पौंडीचेरी के पास भी है, और दिल्ली के पास भी है। 3 हो गए, ठीक है। अभी अदर सन टेम्पल की हम बात करें तो कटरमल सूर्य टेम्पल ये है आपका उत्तराखंड में। सूर्य प्रहार ये है आसाम में। भार्गव आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये कहाँ पर है, कौन से रीजन में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? ग्वालपारा। हाँ, ठीक है। उसके बाद दक्षिणा का टेम्पल ये आपका बिहार में है। अश्रवली सूर्य टेम्पल ये आंध्र प्रदेश में है। अश्रवली सूर्य नारायण टेम्पल है वैसे ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद सूर्यनर टेम्पल, सूर्यनर कविल टेम्पल ये आपका तमिलनाडु में है। मोडेरा सन टेम्पल गुजरात में है। और ब्रह्मण्य टेम्पल देव टेम्पल, ठीक है, ब्रह्मण्य देव टेम्पल ये मध्य प्रदेश में है। एक क्वेश्चन और है, एक टेम्पल है जिसको ब्लैक फगोड़ा कहते हैं। सर अरुणाचल में है सर। हाँ शाबाश, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट से बाहर आओ अब। सर ब्लैक कोणार्क सन टेम्पल। और वाइट फगोड़ा? वाइट वाइट सर जगन्नाथ। हाँ, वाइट फगोड़ा जगन्नाथपुरी टेम्पल। तो कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक फगोड़ा कहते हैं, और आपका जो है वो जगन्नाथपुरी टेम्पल है इनको उसको जो है वो वाइट फगोड़ा कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। और 4 धाम प्रोजेक्ट का पार्ट है जगन्नाथपुरी। कहाँ पर है जगन्नाथपुरी टेम्पल? उड़ीसा। उड़ीसा। और कोणार्क कहाँ पर है? उड़ीसा ये भी उड़ीसा में ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बुद्धिस्ट, मतलब बुद्धिज़्म से लिंक करता है ये। 12th एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस ये न्यू दिल्ली में हुई थी। इसको इनाग्रेट किया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। और कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट अभी? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी है। और ये क्या होता है, एज एन एक्स ऑफिसर चेयरमैन जो है वो उनको राज्यसभा का बनाया गया है। अभी यहाँ पर जब 12th कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई तो इस यहाँ पर जो है वो मेन फोकस क्या किया गया, बुद्धिस्ट टीचिंग्स के ऊपर किया गया। और साथ में एक बुद्धिस्ट टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात रहता है भाई मिडल पाथ। ना तो हमें एक्सट्रीमिस्ट बनना है, ना तो हमें मॉडरेट बनना है, हमें एक मिडल रास्ता लेकर चलना है। मतलब ना लड़ाई लड़ो, ठीक है, और शांति बना के रखो।
तो ये मिडल पाथ को लेकर चलना, मतलब हर बार जो है वो हमें एक मिडल सा रास्ता ढूंढना है ताकि हम जो है वो अपनी ग्रोथ को भी प्रमोट करें और डेवलपमेंट भी हो और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। बिल्कुल ये टारगेट रहा यहाँ पर, इस कॉन्फ्रेंस में पूरा डिस्कस किया गया सब कुछ। देन उसका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 2023 का ही इंडेक्स है अभी ये, 2024 का भी रिलीज़ होना है ये। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो इसको रिलीज़ करता है। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि कौन रिलीज़ करता है, तो याद रखना करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज़ करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और एक तरह से करप्शन से याद रखना, करप्शन में ट्रांसपेरेंसी लानी है, मतलब करप्शन को ही ट्रांसपेरेंट बना देना ताकि करप्शन हो ही ना। तो इस तरह से आप इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। टॉप कंट्रीज़ की अगर हम बात करें टॉप 3, तो डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, सॉरी नॉट स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये 3 कंट्रीज़ है जो टॉप 3 आती है। भारत का रैंक ना 2022 में 85 था, ठीक है, हमारे अच्छे दिन है ये बहुत। 2022 में भारत का रैंक 85 था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, और 2023 में भारत का रैंक 93 है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कितना रैंक है 2023 में भारत का? 93rd और 93rd, ठीक है, और 22 में था 85, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज़ करता है। देन उसका फैब मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी देखते हैं। तो सबसे पहले 1 फैब को जो है वो आपका इंटरनेशनल कोस्ट अवार्ड डे होता है, कोस्ट गार्ड डे। 1 फैब को होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ठीक है। उसका 2 फैब को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, और इस दिन जो है वो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, और वेटलैंड कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जो है वो ये कन्वेंशन लिंक करता है। टोटल कितनी रामसर साइट्स है भारत में? 85। स्टिल जब मैंने पढ़ी थी तो 85 थी, एक बार इसको कंफर्म कर लेना अभी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। देन उसके बाद 85 ही है सर, लास्ट में 2 इंक्रीज हैं बिहार की। हाँ, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। देन उसके बाद दूसरे नंबर पे MP, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद 4th फैब को होता है वर्ल्ड कैंसर डे, 4th फैब को होता है। 6th फैब को होता है सेफर इंटरनेट डे। 10th को होता है वर्ल्ड पल्सिस डे, ठीक है। देन उसके बाद आपको याद रखना है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, ये कब होता है? 11th फैब, ध्यान रखना इसको। देन उसका होता है वर्ल्ड रेडियो डे और नेशनल वुमेन डे, ये आपका 13th फैब को होता है। सेंट्रल एक्सरसाइज डे ये 24th फैब को होता है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये 20th फैब को होता है, ठीक है। उसके बाद 21st फैब की अगर हम बात करें तो इस दिन जो है वो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है। वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे जो है वो आपका 23rd फैब को होता है। फिर उसके बाद 26 फरवरी को जो है वो आपकी बर्थ एनिवर्सरी होती है वीडी सावरकर की जी। और वीडी सावरकर वाज द पर्सनैलिटी जिन्होंने कहा था रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज रहता है 27 फैब को। यहाँ पर हमें याद रखना है कि वर्ल्ड एनजीओ डे जो है वो आपका 27 फैब को होता है, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो दिन होता है वो 27 तारीख होता है। 28 तारीख को 2 दिन होते हैं, एक तो होता है हमारा नेशनल साइंस डे, इस दिन जो है वो रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया गया था। देन उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो दिवस होता है दैट इज़ रेयर डिजीज़ डे। तो रेयर डिजीज़ डे जो है वो आपका 28 फैब को। इसके रिगार्डिंग देखो अलग से भी वीडियो बना रखी है, प्लस आपको इस नोट्स में भी मिल जाएगा, तो इसको आप पूरा प्रॉपर लर्न कर देना। और आपको जो PDF मिलेगी उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। अभी देखो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो तो आप PDF पे जा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन जो अपना टाइम बचाना चाहते हैं वो ये जो नोट्स मैंने आपको शेयर किया वो करो, और उसके बाद जितने भी PDF में क्वेश्चन है ना वो सारे याद कर लो। अब क्वेश्चंस मैंने आपको जो आपको 30-30 करके क्वेश्चंस देने थे वो उसमें साथ में ही आ गए हैं, ठीक है। तो आप उनको डे बाय डे लर्न करते चलो साथ के साथ में। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेज और बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं साथ में। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की वो हुई थी लद्दाख में, इस बार कहाँ पर होगी? 2025 की कहाँ पर होगी? अब ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहता है। तो मतलब हमारे को क्या हो गया, 2024 का क्लियर याद रह जाएगा कहाँ पर हुई है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 की जो वो लद्दाख में हुई थी, तो 25 की अब जब होगी तो हम उसको याद करेंगे। फिर उसका नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा फोर्स, ये पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है टू अवॉइड रोड एक्सीडेंट।
अभी क्या है, रोड एक्सीडेंट हम काफ़ी देखते हैं और एक सबसे बड़ा कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रैफिक, और हम ये सोशल कंसर्न भी है। तो आप इसको एज एन एग्जांपल अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं कि सड़क सुरक्षा जो आपका फोर्स है, ऐसे इनिशिएटिव जो सरकार जो है वो चला सकती है, जैसा पंजाब गवर्नमेंट ने चलाया, तो हिमाचल सरकार भी ऐसा चला सकती है, क्योंकि हिमाचल में काफ़ी रोड एक्सीडेंट देखे जाते हैं, या किसी और स्टेट में भी, यूपी बिहार में भी आप ऐसे जो है वो इनिशिएटिव कर सकते हैं। फिर उसका नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, ये तमिलनाडु में हुई, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आपकी 2024 की थी, ये तमिलनाडु में हुई। अभी यहाँ पर भी टारगेट रहता है कि नेक्स्ट कहाँ पर होगी। मैक्सिमम जो मेडल्स थे इस बार जो लेकर आए थे दैट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ पर लेकर आए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट, और गोल्ड ही बात करें तो 57 थे। देन उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है ये कर्नाटका सरकार का है, जो आपकी ऑनलाइन गेमिंग एनवायरनमेंट है उसको हेल्थी बनाना, मतलब गेमिंग सिस्टम को हेल्थियर फ्रेंडली बनाना, और उसमें ये कोशिश करना कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो, उसके रिगार्डिंग जो वो कर्नाटका सरकार ने जो वो ये इनिशिएटिव लिया। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है दैट इज़ मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो एक तरह से फॉर्मल मोशन है जो कि रिलेट करता है प्रेसिडेंट के एड्रेस से रिलेटेड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनरली जो है वो दोनों हाउसेज को एड्रेस करते हैं दो केसेस में। आर्टिकल 87 में ये केसेस को मेंशन किया गया। पहला केस रहता है जब हर साल का एक सेशन हो, पहला सेशन होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, सरकार को बुलाते हैं, सरकार को समन करते हैं कि आप आओ, अटेंड करते हैं। सिमिलर पावर गवर्नर के पास भी होती है, गवर्नर भी ऐसे ही करते हैं जैसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है साथ में ये कि दूसरा जो केस बनता है वो ये बनता है कि जब नई सरकार बनती है, तो उस केस में भी जो है वो जब पहली लोकसभा बैठती है तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो समन करते हैं। और जनरली इसको स्पेशल एड्रेस कहा जाता है, और इस स्पेशल एड्रेस का पास होना बहुत ज़रूरी है। और इस जो आपके जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जो है वो आते हैं, एड्रेस करते हैं, तो देन उस केस में मोशन ऑफ थैंक्स आता है। मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जब एड्रेस किया तो एक तरह से थोड़ा सा जो है वो रिस्पेक्ट पे करने के लिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सेशन को एड्रेस किया, तो यहाँ पर मोशन लेकर आया जाता है। और अगर ये मोशन पास ना हो तो माना जाता है कि सरकार विफल हो गई, सरकार फेल हो गई, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी, इस पर काफ़ी इश्यूज़ भी हुए थे इस मोशन ऑफ थैंक्स को लेकर। लाइक अपोजिशन ने काफ़ी जो है वो हंगामा हुआ था थोड़ा बहुत छोटा रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट एड्रेस, जैसा हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके साथ साथ में ही ना एक और टॉपिक आता है दैट इज़ फ्लोर टेस्ट, जिसको जो कि एक तरह से जब सीएम को या पीएम को अपॉइंट किया जाता है, पहले कोई एक पर्सन होता है उसको अपॉइंट करते हैं। मैं यहीं पर ही क्लियर करवा दे रहा हूँ इसको साथ में ही। फ्लोर टेस्ट के केस में पहले क्या होता है, कोई पर्सन उसको अपॉइंट किया जाता है सीएम या पीएम। सीएम के केस में जो है वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, और पीएम के केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। देन उसको कहते हैं आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करो, मतलब आप जो हो सीट्स जीत कर आए हो, आपको प्रूव करना है कि आप ही पीएम बनोगे। तो देन वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करता है, और मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं फ्लोर टेस्ट। अगर वो फ्लोर टेस्ट में जीत गया तभी सरकार बना पाएगा, अदरवाइज नहीं। फिर उसके बाद किसी और पर्सन को देंगे, अगर कोई नहीं बना पाता देन कोalition सरकार बनेगी। जब कोalition सरकार बनती है तो देन उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है सीएम बनाने की। तो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने साथ में कवर कर दिए। देन उसका डीलिमिटेशन कमीशन, आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था डीलिमिटेशन कमीशन। तो देखो 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन अभी तक बनाया जा चुका है। इसका मेन काम क्या होता है, हर सेंसस के बाद जो है वो इलेक्शन होते हैं, मतलब ठीक है सॉरी, हर सेंसस के बाद जो है वो ऐसा कहा गया हमारे संविधान में कि एक डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो कि कंस्टिट्यूंसीज को देखेगा। मतलब पॉपुलेशन वाइज जो है वो कंस्टिट्यूंसीज डिवाइड की गई है ताकि रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करें। अभी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा कि कुछ एरिया का जो है वो क्या होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये एरिया का रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करना, कितने लोग यहाँ पर इंक्लूड होंगे, कितना बड़ा एरिया होगा, ये सारा काम जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन करता है। तो जब डीलिमिटेशन कमीशन ये काम करता है तो इस केस में जो है वो फिर इसकी अपॉइंटमेंट होती है, और इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 4 बार हुआ है अभी, 1952, 1963, 1973 और 2002। 2002 के बाद जो है वो उसको फ्रीज कर दिया गया 2026 को। यानी कि इस बार का जो सेंसस होगा, जो 2025 में कहा जा रहा है कि डिजिटल सेंसस होगा, ये 2025 का जो सेंसस है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि भाई यहाँ पर डीलिमिटेशन कमीशन भी लिंक करेगा। टोटल कितनी सीट है अगर हम बात करें पार्लियामेंट में, लोकसभा में सीट्स कितनी है टोटल मैक्स? पाँच सौ 45। मैक्स सर 552। 552।
अच्छा, दो वो सीट थी ना एंग्लो इंडियन की, वो तो चले गए बेचारे। यस तो सर, स्टिल 550। 550। 550 है। ठीक है। और जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है दैट इज़ 82। आर्टिकल 82 लिंक करता है डिलिमिटेशन कमीशन के रिगार्डिंग, यानी कि पार्लियामेंट इनेक्ट करती है, पार्लियामेंट कानून बनाकर बनाएगी एक्ट, ध्यान रखना ऐसा नहीं बनेगा। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, और आपका चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे। देन उसके बाद रिस्पेक्टिव स्टेट्स, जो जिस स्टेट की डिलिमिटेशन करनी है उनके इलेक्शन कमीशन भी जो है वो इसका मेंबर, इसके मेंबर बनते हैं। देन उसके बाद वन लाइनर करंट में इसको भी याद कर ही लेते हैं, बैप्स, BAPS, हिंदू टेम्पल, इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर जी ने, कहाँ पर, अबू धाबी में। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या है, कल्चरल कनेक्शन, पीपल टू पीपल कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अबू धाबी में। अब मुझे बताओ कि जो गल्फ कंट्रीज़ है भारत के, यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है, पर पहले टॉपिक कवर कर देते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कलादान प्रोजेक्ट है आपका, बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार है, और ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। टारगेट क्या है, देखो इधर वाली साइड हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, इधर वाली साइड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल के थ्रू जा रहे हैं। यहाँ पे एक सितवे पोर्ट है म्यांमार में, इस पोर्ट के थ्रू फिर कलादान रिवर के थ्रू होकर जो है वो हम कहाँ जाएंगे, ऊपर मिजोरम में जाएंगे। तो यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा, नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पर अभी आसाम में दो है, एक शिलीगुड़ी और दूसरे का नाम क्या है भार्गव, शिलीगुड़ी और चिकन नेक कॉरिडोर है ना, शिलीगुड़ी और सर आइजोल में एक है। शिलीगुड़ी और गुहगुड़ी ऐसा कुछ कहा जाता है उसको। तो ये दो है, मेन तो शिलीगुड़ी है, तो ये मतलब एक ही कॉरिडोर है जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर रहा है। तो अभी यहाँ पर जो है वो एक मल्टी अप्रोच के साथ, मतलब सी के थ्रू, फिर उसके बाद म्यांमार के थ्रू एंट्री करेंगे आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में, और कहाँ वाले रीजन में, मिजोरम में। लेकिन यहाँ पर एक ट्राइब है, यहाँ पर एक ट्राइब थी, और उन्होंने क्या किया कि जो है वो इस प्रोजेक्ट को रोक दिया है। मतलब यहाँ पे जो है वो एक लेफ्ट विंग एक्टिविटी होती रहती है, तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट रुक रखा है। अब यहाँ पर ना सरकार का इनिशिएटिव भी है, ऑपरेशन सनराइज। ये ऑपरेशन सनराइज जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने किया था इस रीजन में, ठीक है, ये कलादान प्रोजेक्ट को बचाने के लिए। देन उसका फ्लो टेस्ट के बारे में हम प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो ये गल्फ़ कंट्रीज़ है, भारत क्यों इतना गल्फ़ कंट्रीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब क्यों जो है वो यहाँ पर भारत इंटरेस्ट बनाकर चला हुआ है। सर ऑयल, क्रूड ऑयल। गल्फ़ कंट्रीज़ सर मैक्सिमम जो रेमिटेंसेस आती है हमें सर, वो गल्फ कंट्रीज से आती है सर, पहली ठीक तो ये है, है। रेमिटेंसेस, नाइस। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है सर, हाँ जी, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ओके, एनर्जी के लिए चाहिए भाई, एनर्जी, हाँ, डेवलपमेंट के लिए। कोई और? ट्रेड एंड कॉमर्स, स्ट्रेटेजी, IMEC कॉरिडोर, हमारा जो उनके साथ मतलब जो ट्रेड एंड कॉमर्स माइट भी सर, हमारा डेफिसिट कम है उनके साथ। ट्रेड डेफिसिट है हमारा। क्या होता है ट्रेड डेफिसिट? सर मतलब जितना हम उनको सेल कर रहे हैं शायद उस वो उतना हमें सेल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा था सर। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, Yes. इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इंपोर्ट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि भाई हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस लेकर आ रहे हैं, हमारा पैसा तो वहीं चल जा रहा, और वही पैसा फिर रेमिटेंसी से भारत में भी आ रहा है। मैम आपने भी एक पॉइंट बोला था, क्या था? IMEC कॉरिडोर, हाँ ठीक है, कनेक्टिविटी टू यूरोप। हाँ गुड। ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स ही ना आपको आपके यहाँ, देखो अभी जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ना, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मेंस आंसर राइटिंग का। और जब भी आप फ्री टाइम पे बैठे हो तो आप भी इस तरह से जो है वो अपने अपने मतलब एक शीट ली और उस शीट पे लिखना शुरू कर दिया, ये पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, कीवर्ड्स में भी प्रिपेयर कर रहे हो और सेकंड उसके बाद याद भी रहते हैं। कोई और पॉइंट? सर मेनली हम वहाँ पर रुपी में बिजनेस करते हैं ना सर। ओके, तो प्रमोशन ऑफ कोई लोकल डॉलर नहीं करेंसी, देना पड़ता। ठीक है, नाइस, अच्छा था ये, प्रमोशन ऑफ लोकल करेंसी। और दूसरा है कि सर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहां से, जैसे हम अपना गोदावरी का वाटर उनको फ्रेश वाटर दे रहे हैं, उसके बदले में हमें क्रूड ऑयल वो पाइप के थ्रू ही हमें वापस दे रहे हैं, मतलब हमारा जो टाइम और वो बच जा रहा है उससे काफी। हाँ मतलब ठीक है, नेचुरल गैस और पाइपलाइन दोनों, नेचुरल गैस तो ऑलरेडी बिछ भी रखी है, लेकिन पाइप सिस्टम अभी क्रूड ऑयल भी आएगा, तो उससे क्या है कि टैक्स Yes, sir. वगैरह कम लगेंगे पोर्ट्स के ऊपर। ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है,
कोई और पॉइंट? और सर कल्चरल टाइज, जैसे अभी आपने बताया BAPS टेम्पल दुबई में बना जैसे। कोई और पॉइंट? सर जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हो जाता है ना, मतलब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का डायलॉग्स। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, नाइस, अच्छा पॉइंट था। ठीक है, तो ये जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी मतलब जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर भी आता है। ओके, और सर जो अजय अजय सर ने बताया, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी होता है ना, हाँ वो हाँ, सॉफ्ट डिप्लोमेसी। कल्चरल टाइज अ पार्ट ऑफ पीपल टू पीपल कनेक्शन। ठीक है, ये भी अच्छा है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे भारतीय सर लोग काम कर पॉज रहे हो हैं। गया, हाँ जी, पॉज, नो साउंड। किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही? अभी आ रही है सर, ओके, अभी आ रही है। अब ये पीपल टू पीपल कनेक्शन हो गया। कोई और पॉइंट? सर इजी टू बिजनेस, वहां हाँ, पर इजी होता है बिजनेस सेटअप करना। किसी दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस सेटअप करना इजी नहीं होता वैसे, बट हाँ एवरेज पॉइंट है, नेगेटिव लेकर जाएगा तो छोड़ दो, इग्नोर कर दो। सर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ठीक होता है, है ना। वो ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट हो गया। आप यही में आप एज एन एग्जांपल लिखोगे। आप अगर आप अलग से जाओगे तो क्या होगा, रिपीट हो जाएगा वर्ड। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो ट्रेड एंड कॉमर्स में ही ऐड होगा। सर मेंस में आप जैसे फ्लो चार्ट बना के मतलब लिख रहे हो, ऐसे ही मतलब मेंस में लिखने से सर मार्क्स आता है क्या, या हाँ ऐसे आता ही? है भाई, ऐसे ही आता है। ऐसे तो आसान हो रहा है ना काम। सर मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ सर, मार्क्स नहीं आ रहा है इसीलिए। तो आप एग्जाम्पल भी लिखोगे ना साथ में। ओके सर। आपको अब सिर्फ एनर्जी लिख दिया तो बात नहीं बनेगी, लिखना पड़ेगा कैसे। तो जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स है ना, तो आपने ट्रेड, मैंने यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स लिखा, आपने बोला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बता दिया, आप दूसरा लिख दो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। रिसेंट एग्जांपल साथ में ऐड करने पड़ेंगे। जैसा कल्चरल टाइज है तो आप वहाँ पर एक लिख दो, फॉर एग्जांपल बाब्स टेम्पल जो अभी रिसेंटली अबू धाबी में इनॉग्रेट किया। रेमिटेंसेस, तो आपको डाटा ऐड करना पड़ेगा कितना आ रहा है। ठीक है, फिर उसका कनेक्टिविटी टू यूरोप, फिर यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नाम बता सकते हैं जैसा मैम ने बताया। प्रमोशन ऑफ लोकल करेंसी, तो आप बता सकते हैं ई रुपी की बात कर सकते हैं, यूपीआई की बात कर सकते हैं, तो वो आपको साथ में एज एन एग्जाम्पल साथ में लिखने पड़ेंगे। ओके सर। मेंस का सिंपल सबसे क्लियर रूल ये रहता है कि जो भी स्टेटमेंट लिखो उसको जस्टिफाई करो विद एग्जाम्पल, और जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स होगी, जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, उतने नंबर मिलते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आज की क्लास ख़त्म करते हैं फिर।